हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? क्या हाल चाल है? कैसी पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही है? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और सभी बच्चे इसी प्रकार से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज बेटा हम लोग फ्रिक्शन में ही, दैट इज घर्षण में, हम अपने लेक्चर नंबर 2 में हैं। लास्ट पे जो वीडियो मैंने आपको सेंड किया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घर्षण क्या है और घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, स्थैतिक घर्षण क्या है और सीमांत घर्षण क्या है। आज बेटा हम लोग घर्षण के अगले प्रकार में बढ़ेंगे और जानेंगे गतिज घर्षण या गतिक घर्षण। इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। गतिज घर्षण या इसी को हम लोग कहते हैं गतिक घर्षण। ओके, तो आज बेटा हम लोग जानेंगे गतिज घर्षण या गतिक घर्षण क्या होता है, दैट इज डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है। गतिज घर्षण किसको कहते हैं? आपने देखा था कि जिस समय वस्तु गति करने का प्रयास कर रही होती है, उस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। लेकिन बेटा लास्ट वीडियो का जो हमारा थर्ड डायग्राम था, बल्कि फोर्थ डायग्राम था, अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो जब एक बार वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है तो घर्षण बल का मान कुछ कम हो जाता है, कुछ रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो रिड्यूस होने के बाद जो घर्षण बल बचता है, कम होने के बाद जो वैल्यू बचती है, वो फिर कांस्टेंट हो जाती है। उतना फ्रिक्शन फिर कंटिन्यू लगता रहता है और वस्तु गति करती रहती है। तो जिस समय बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन कर रही होती है, गति कर रही होती है, उस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम गतिक घर्षण या गतिज घर्षण कहते हैं, दैट इज डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। बात समझ में क्लियर है बेटा? गतिज घर्षण को हम लोग Fk से डिनोट करते हैं। गतिज घर्षण भी अविलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, दैट इज Fk also directly proportional to कैपिटल R, यानी Fk भी R के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे म्यू के, तो Fk बराबर हो जाएगा म्यू के R। Fk बराबर कितना हो जाएगा? म्यू के R। तो ये हमारा गतिज घर्षण या गतिक घर्षण होगा। कन्फर्म? गतिज घर्षण या गतिक घर्षण क्या है बेटा? सबको समझ में आएगा? कोई डाउट किसी प्रकार का? बहुत अच्छी बात। अब हमने 3 प्रकार के घर्षण बल पढ़े, राइट। चौथा फिर हमारा होता है सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण होता है? सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आइए आपको बताते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सर्पी घर्षण क्या होता है। सर्पी घर्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बेटा सर्पी घर्षण क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जिस समय एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसल रही होती है, स्लाइड कर रही होती है, उस समय दोनों ही बॉडीज के जो सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं
एक सरफेस ये और दूसरी सरफेस इस पर ऐसे ही फिसल स्लाइड कर, राइट। उस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण कहलाता है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो सर्पी घर्षण क्या होता है समझ में आया? जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर फिसल रही होती है, उस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम सर्पी घर्षण बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बाद बेटा हमारा जो अगला फ्रिक्शन है सर्पी घर्षण के बाद वो मेरा है लोटनिक घर्षण। या इसी को हम लोग कहते हैं बेलनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण या बेलनिक घर्षण, इसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक। फिजिक्स भौतिकी का तो यह मानना है कि रोलिंग फ्रिक्शन लगना ही नहीं चाहिए, बेलनिक घर्षण लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, रोल करती है, जैसे साइकिल का पहिया सड़क के ऊपर न फिसलता है न चलता है बल्कि लुढ़कता है, रोलिंग करता है। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है, चलती है और लुढ़कती है, तो जिस समय बॉडी लुढ़क रही होती है उस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम बेलनिक घर्षण या लोटनिक घर्षण कहते हैं। ओके, अब बेटा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ये पहिया है और ये किसी रुक्ष क्षैतिज समतल पर लुढ़क रहा है, ये पहिया रोल कर रहा है, ये पहिया इस सरफेस पे लुढ़क रहा है, इस प्रकार। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो केवल इतना एरिया ऐसा है जो सरफेस के कांटेक्ट में है और बाकी इतना पूरा हिस्सा हवा में है। तो इसका जो तल के साथ संपर्क बिंदु है या जो संपर्क क्षेत्रफल है, जो कांटेक्ट एरिया है, वो बहुत कम है। देखिए बाकी पूरा का पूरा हिस्सा हवा में है, एयरलाइज है, केवल बहुत छोटा सा हिस्सा ही केवल इस सतह के संपर्क में है। देख पा रहे हैं? अगर ये सतह के संपर्क में इतना छोटा हिस्सा है तो घर्षण बहुत मामूली लगना चाहिए, घर्षण बहुत मामूली लगना चाहिए। और अगर ये बॉडी जो लुढ़क रही है ये बहुत कठोर हो, दृढ़ हो, तो घर्षण बल बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, क्योंकि कोई भी पहिया जब सरफेस पे चलता है तो भार के कारण उसका निचला हिस्सा हल्का सा स्ट्रेन हो जाता है, यानी विकृत हो जाता है। जब पहिया दबता है तो उसमें एक स्ट्रेन आ जाती है और उस स्ट्रेन आने की वजह से, उस पहिए के दबने की वजह से जब वो पहिया दबता है तो एक रिएक्शन आर ये लगती है और एक रिएक्शन आर ये लगती है, राइट। इन दोनों ही रिएक्शन का जो परिणामी होता है वो परिणामी सरफेस के अनुदिश लगने लगता है, इस पृष्ठ के अनुदिश लगने लगता है। तो अगर आर को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाए, आर को
टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाए इस आर को, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका जो क्षैतिज घटक है, वही इसको एक घर्षण बल प्रदान कर देता है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर देता है। तो अगर ये स्ट्रेन ना हो, बॉडी विकृत ना हो, तो फिर लुढ़कने पर घर्षण बल लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन स्ट्रेन होने की वजह से एक घर्षण बल कार्य करने लगता है। इज इट राइट? बेटा समझ में आया सबको? तो जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़क रही होती है, उस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम बेलनिक या लोडनिक घर्षण कहते हैं। कन्फर्म है बेटा सबको? बेलनिक या लोडनिक घर्षण क्या है? अब जैसे जब कोई साइकिल का पहिया है, बैलगाड़ी का पहिया है, ये सब जब वाहनों के पहिए सड़क पर लुढ़कते हैं तो घर्षण बल बहुत कम लगता है, राइट? इसीलिए सब इस राउंड शेप में सारे पहिए बनाए जाते हैं। इनमें भी जैसे बैलगाड़ी का पहिया, अब उसको जो गाड़ियों के पहिए हैं उनको तो मोटर से चलाया जाता है, मोटर को ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जो बैलगाड़ी है, जिनको बैल खींचते हैं, घोड़ा गाड़ी है जिसको घोड़ा खींचता है, तो देखा होगा उनके पहियों के ऊपर एक लोहे की हाल चढ़ी रहती है, एक बहुत कठोर रबड़ का फ्रेम चढ़ा रहता है, जिससे कि जब इसका कांटेक्ट एरिया अर्थ के साथ हो तो पहिया स्ट्रेंड ना हो, विकृत ना हो। अगर बहुत कम विकृत होगा तो घर्षण बहुत कम लगेगा और खींचने वाले को ताकत कम लगानी पड़ेगी। इसीलिए इन पहियों के ऊपर हाल चढ़ा दी जाती है, जिससे कि ये बहुत आसानी से रोल करते रहे, लुढ़कते रहे। इस टू बी राइट होगा। तो बेटा अब मैंने अभी तक टोटल कितने फ्रिक्शन पढ़ाए? मैंने सबसे पहले आपको स्थैतिक घर्षण पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको सीमांत घर्षण पढ़ाया, फिर मैंने आपको गतिक या गतिज घर्षण पढ़ाया, फिर इसके बाद मैंने आपको सर्पी घर्षण पढ़ाया, और फिर इसके बाद बेलनिक अथवा लोडनिक घर्षण पढ़ाया। चलिए अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। किसी वस्तु पर आरोपित बल के साथ उस पर लगने वाले घर्षण बल के साथ किसी वस्तु पर आरोपित बल के संगत लगने वाले घर्षण की ग्राफी विवेचना करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा आइए हम आपको बताते हैं। आरोपित बल के साथ लगने वाले घर्षण बल की ग्राफी विवेचना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बेटा हम तो क्या करेंगे, किसी वस्तु पर सबसे पहले बल आरोपित करेंगे, स्टार्टिंग बहुत थोड़ा सा बल लगाएंगे और बल लगाकर उस बॉडी को मूव कराएंगे, उस बॉडी को गतिशील कराएंगे। आप देखोगे जब शुरुआत में आप बहुत थोड़ा बल लगाओगे तो वस्तु गति करना प्रारंभ नहीं करेगी, क्योंकि उस समय वस्तु और संपर्क तल के बीच एक घर्षण बल लग रहा होगा। मैंने आपको बताया था उस समय जो घर्षण बल लगता है वो स्वतः समायोज्य होता है, आरोपित बल के साथ उसका मान धीरे धीरे क्या होता है, अनुक्रमानुपात में बढ़ता रहता है। तो यदि बेटा हम एक्स अक्ष पर आरोपित बल को दिखा दें, दैट इज कैपिटल एफ, और वाई अक्ष पर हम घर्षण बल को दिखा दें,
दैट इज स्मॉल एफ। तो प्रारंभ में हम क्या देखते हैं, आरोपित बल का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है संगत घर्षण बल का मान भी बढ़ता है। यानी जो Fs है वो आरोपित बल के बराबर है। स्वतः समायोजित, जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ता जाएगा उसी के बराबर घर्षण बल भी बढ़ता है, और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब घर्षण बल अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। इसी को हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण, Fs, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में? तो अगर इस लाइन AB की लंबाई नापी जाए तो इस अक्ष पर नापेंगे तो हमें कौन सा घर्षण बल प्राप्त हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण बल प्राप्त, यानी स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। और स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमको बेटा Fs प्राप्त हो, सीमांत घर्षण बल। और यहां से लेकर यहां तक के इस क्षेत्र को हम स्थैतिक क्षेत्र कहते हैं, स्टैटिकल रीजन कहते हैं इसको। इसके बाद ग्राफ व्यू, यानी सीमांत घर्षण के बाद घर्षण बल का मान देखिए पहले से कम होता है और रिड्यूस होने के बाद यहां तक घटता जाता है और इसके बाद इसका मान कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। जब ये नियत हो जाए और वस्तु गतिमान हो जाएगी, इस समय जो बॉडी पर घर्षण बल लगेगा वो गतिज घर्षण कहलाएगा। F के बराबर म्यू के बराबर। और ये जो C से लेकर D तक की लंबाई है ये यहां से लेकर यहां पे नापी जाएगी, इस अक्ष पे नापी जाएगी और कहलाएगी क्या? गतिज घर्षण या गतिक घर्षण है। तो इसके बाद का जो बेटा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा गतिक क्षेत्र कहलाता है, डायनामिक जोन कहलाता है। और इसके बाद फिर ये देखिए घर्षण कंटिन्यू कांस्टेंट हो गया है क्योंकि आरोपित बल के पैरेलल हो गया, यानी फिर आप कितना भी बल लगाते जाइए इतना घर्षण बल हमेशा बॉडी पर कंटिन्यू करता है, काम करता है। टू बी राइट। तो घर्षण आरोपित बल के साथ लगने वाले घर्षण बल की ग्राफी विवेचना सभी बच्चों को समझ में आ गई? कोई डाउट किसी प्रकार का? सारे बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है घर्षण कोण। वेरी वेरी मोस्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण कोण क्या होता है? घर्षण कोण किसे कहते हैं? आइए जरा समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। ये कोई सरफेस है, कोई तल है और इसके ऊपर ये कोई बॉडी रखी हुई है, ये कोई वस्तु रखी है। इस वस्तु का भार mg कहां कार्य कर रहा है? नीचे।
इस बॉडी पर कितना बल लगाया गया? F, और F बल लगाकर इसको खिसकाया गया। इसकी प्रतिक्रिया R बल की। जब ये बॉडी मोशन करना शुरू करेगी तो वस्तु और संपर्क तल के बीच एक घर्षण बल भी लगेगा गति की विपरीत दिशा में। वास्तव में तो ये बल इस सर्कस पे लगता है, लेकिन इस बल को रिप्रेजेंट करने के लिए, बलों के संतुलन को दिखाने के लिए हम इस लाइन को यहां पे ड्रा करते हैं, राइट। तो जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति कर रही होती है उस समय सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणाम R'। अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है घर्षण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण। सीमांत घर्षण बल Fs, चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी क्या है? R', जो R के साथ कोण बनाता है। इसी कोण को कहते हैं घर्षण कोण। क्या कहते हैं? घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी R', R के साथ जो कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, तो बेटा घर्षण कोण क्या होता है सभी बच्चों को समझ में? आरोपित बल के साथ घर्षण बल की ग्राफिक विवेचना सबको समझ में? लोटने घर्षण, बेलने घर्षण क्या होता है समझ में आया? सर्पी घर्षण क्या है समझ में आया? गतिज घर्षण क्या समझ में? तो उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सभी बच्चे इसी प्रकार से हमारे ऑनलाइन वीडियोस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर